हेलो दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण को लेके कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आपके आग्रह के अनुसार आज हम हिंदी व्याकरण में से क्रिया के भेद इस विषय पर यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हर वाक्य में क्रिया शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप जानते कि हर वाक्य की पूर्तता क्रिया से ही होती है। तो छात्रों को क्रिया को लेकर कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, वाक्य में से क्रिया शब्द हम कैसे पहचाने या उनको छांट कर कैसे लिखे, या क्रिया के भेद कौन कौन से। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम पा लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो से। क्रिया के भेद जानने के पहले हम जान लेते क्रिया की परिभाषा क्या है। तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना सूचित होता है या उसका बोध होता है, उस शब्द को ही क्रिया कहते हैं। बड़ा ही आसान है, आप ध्यान में रखिए कि जो शब्द किसी कार्य का होना सूचित करता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना एक क्रिया हो गई, या मैं फलक पर लिख रहा हूं तो लिखना यह क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई कृति है, किसी कार्य के होने को वो शब्द सूचित करता है, इसलिए उसे क्रिया कहा जाता है। तो आइए क्रिया को और अच्छी तरीके से जान लेते हैं कुछ उदाहरणों की मदद से। एक वाक्य फलक पर लिखा है गीता नाच रही है, तो वाक्य पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर नाच रही है, ये तीन शब्द जो है वो किसी कृति का होना सूचित करते हैं। जैसे नाचना एक क्रिया है, रही है मतलब रहना, तो इस प्रकार से नाचना शब्द क्रिया हो गया। इसी संबंध में और भी कुछ उदाहरण देखिए, जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है, गौरव को टमाटर पसंद है, शिवाजी बहुत वीर थे। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं, जबकि है, थे ये शब्द होने का। इन सभी से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया के बारे में जानकारी लेते समय हमें धातु के संबंध में भी जानना जरूरी है। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, जैसे लिख, पढ़, खा। लिख से शब्द बनेगा लिखना, और जिसका वाक्य में प्रयोग करते समय और भी उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप कहलाएगा धातु। तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखिए। दोस्तों, आप चलते क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रिया के दो भेद पहले हम देखेंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। तो दोस्तों, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इस वाक्य में कर्म का होना कोई आवश्यक बात नहीं होती। तो इस प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम, जिसकी मदद से हम अकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है गौरव रोता है। इस वाक्य में आप देखिए कि गौरव संख्या शब्द है, वाक्य का कर्ता है जो क्रिया कर रहा है। रोता अर्थात रोना यह क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि रोने का प्रभाव सीधा गौरव अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, और इसीलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, इसे ही अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब जान लेते हैं क्रिया के दूसरे भेद के संबंध में, सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक के बिल्कुल विपरीत सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यहां पर ऐसा नहीं होता। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
सकर्मक क्रिया के वाक्य में कर्म का होना अनिवार्य है। इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। रमेश मिठाई खाता है। इस वाक्य में रमेश शब्द है एक वाक्य का कर्ता, खाता है क्रिया और मिठाई शब्द है कर्म। तो यहाँ पर खाने की क्रिया का फल मिठाई पर पड़ेगा अर्थात कर्म पर पड़ेगा, न कि रमेश पर, और इसीलिए इस क्रिया को कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसके और उदाहरण देखिए। मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। यहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया। तो इन वाक्यों में सिर्फ एक ही क्रिया है। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया, जहां 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। तो दोनों वाक्यों में पढ़ने लगी, खा चुका, ये 2 क्रिया आपस में जुड़कर आई है, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथी आना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुटलाना आदि। इन उदाहरणों में हाथ शब्द संज्ञा है, जिससे शब्द बना हथियाना। शर्म विशेषण है, जिससे शर्माना, यह नाम धातु क्रिया बनी। अब जान लेते क्रिया के चौथे भेद के बारे में, जो है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको पता ही है कि प्रेरणार्थक क्रिया परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके संबंध में कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य आते। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ऐसी क्रियाओं के 2 कर्ता होते हैं। प्रेरक कर्ता, जो प्रेरणा प्रदान करने वाला है, और दूसरा प्रेरित कर्ता, जो प्रेरणा लेने वाला है। जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है, किंतु उसको लिखने की प्रेरणा देती है श्यामा। अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में श्यामा प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता। क्रिया का 5वां भेद है पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर अर्थात सोना क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। आज के हमारे इस वीडियो में क्रिया के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमने ली। जैसे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कौन से हैं, और उदाहरणों के माध्यम से क्रिया के संबंध में अधिक जानकारी भी हमने प्राप्त की है। आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा के लिए इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हर वाक्य में क्रिया शब्द प्रयुक्त होता ही है। क्रिया पहचानने का आसान तरीका, वाक्य के जो अंतिम शब्द होते हैं वे हमेशा क्रिया शब्द होते हैं, या यूं कहेंगे कि क्रिया से ही वाक्य की पूर्तता होती है, और इसलिए क्रिया शब्द पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन प्रश्न आता है कि उनके भेद अगर आपको पहचानने हैं तो इसके लिए आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो ध्यान में रखिए, वाक्य के अंत में आने वाले शब्दों को हम क्रिया कह सकते हैं, जो किसी कार्य का होना सूचित करते हैं। तो इसके लिए आपको और अभ्यास की आवश्यकता है। तो अपनी पुस्तक आप ले लीजिए और पुस्तक में से कोई भी वाक्य आप ले लो, वाक्यों को देखो, उसमें से क्रिया शब्द छांटकर अलग करो, उनके भेद लिखने का प्रयास करो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी प्रकार से
हिंदी को लेके कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है।